नमस्कार। द फ्रॉड न्यूज़ एंड व्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम आपसे चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश के बारे में जिसमें 50 वर्ष की आयु पूरा करने वाले अक्षम लोगों को हटाए जाने की बात कही गई है। वैसे इस तरह का आदेश ये कोई पहला आदेश नहीं है, बल्कि इससे पहले भी इस तरह की तमाम कोशिशें हो चुकी हैं, तमाम आदेश जारी हो चुके हैं, लेकिन नतीजा आज तक कुछ भी नहीं निकला। जानते हैं क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचारियों का काकस इतना स्ट्रांग है कि सरकार चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। आंकड़े गवाह हैं कि इतने बड़े उत्तर प्रदेश में अब तक बमुश्किल 100 के करीब अधिकारी या कर्मचारी ऐसे होंगे जिन्हें समय से पहले रिटायर किया गया होगा, इससे ज़्यादा नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में शायद 0.5% से भी कम अधिकारी और कर्मचारी बेईमान हैं। ऐसे में मेरा एक प्रश्न है कि अगर इतने सारे लोग कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार तथा कार्य करने में सक्षम हैं और भ्रष्टाचार से मुक्त हैं, तो फिर लखनऊ के गोमती नगर, वृंदावन योजना, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और हर बड़े शहर में जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, कोठियां बनी हैं, वे किनकी हैं? लखनऊ के मोहनलालगंज, सरोजनी नगर तथा बक्सी तालाब क्षेत्र में जो बड़े बड़े फार्म हाउस तथा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, वे किनके हैं? मैं करीब 3 दर्जन ऐसे अधिकारियों को जानता हूं। इसमें न्यायिक सेवा, IAS, IPS, PCS, PPS अधिकारियों के बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, इनको मैं अच्छे से जानता हूं कि किसका कहां है। लखनऊ जेल में तैनात अधिकारियों के बारे में मुझे ज्ञात है कि उनके जमीन कहां कहां है, कहां कहां वो माल बनवा रहे हैं, कहां कहां अट्टालिकाएं उनकी बन रही, ये भी जानकारी है। जेल रोड पर, खुजौली से लेकर गोसाईगंज के बीच और नगराम रोड पर कई कई बीघे जमीन खरीदी गई। क्या ये वेतन से खरीदी जा सकती? कितनी सैलरी मिलती? वर्ष 2015 से 2022 के लखनऊ में उन पुलिस इंस्पेक्टरों की कोठियों को भी देखा जा सकता है जो लखनऊ के वृंदावन योजना, गोमती नगर योजना तथा सुल्तानपुर रोड पर बनी है। सिर्फ 5 साल में इतनी बड़ी कोठी बनाई जा सकती है क्या? क्या इनकी सैलरी पुलिस इंस्पेक्टर की 10-20 लाख रुपए महीने की होती है? कैसे बन गई 1-1 करोड़ की कोठियां बन जाती हैं? तो फिर क्या ये अधिकारी, कर्मचारी दूध के धुले हैं? लखनऊ विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद तथा नोएडा कार्यालय में तैनात मैं तमाम ऐसे कर्मचारियों और अनुसेवकों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ जिनके पास कई कई प्लाट हैं, कई कई फ्लैट्स हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिलों, जिसमें लखनऊ भी शामिल है, में 5 वर्ष तक कार्य कर चुका कोई भी ऐसा लेखपाल नहीं है जिसके पास गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है और करोड़ों की संपत्ति न हो। क्या ये वेतन से अर्जित किया जा सकता है? जो प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों से भी कम वेतन पाता है, उससे हो सकता है? आखिर इंटरमीडिएट कॉलेज का प्रवक्ता अपनी सरकारी नौकरी के अंतिम समय में ही क्यों घर बनवा पाता है, जबकि ये लोग 5 साल में बना लेते हैं, वो भी घर बना पाता है, कोठी नहीं। मतलब साफ है कि अगर भ्रष्टाचार की तलाश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकलते हैं तो उनके हाथ 20% अधिकारी और कर्मचारी ही लगेंगे जो मौका मिलने के बाद भी भ्रष्ट नहीं है, जबकि 15% ऐसे हैं जिन्हें भ्रष्टाचार का मौका नहीं मिलता। इसलिए ईमानदार कहने का मतलब ये है कि प्रदेश का 65% अधिकारी, कर्मचारी, इसमें ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट, न्यायिक सेवा के लोग, पुलिस सेवा के लोग सब शामिल हैं। पुलिस के एक DGP महोदय हैं यही लखनऊ के, जिनके बेटे बड़ा बिजनेस प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं, तमाम लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन अभी आप उनसे बात करिए तो ऐसा उपदेश देंगे, रामचरितमानस की ऐसा पाठ करेंगे जो उनको कंठस्थ है, लगेगा कि तो दूध के धुले, इनसे बड़ा ईमानदार तो कोई पैदा नहीं। तो फिर इनकी छटनी कैसे होगी?
और कौन करेगा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस या भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की चाहे जितनी बात करें, लेकिन हकीकत यह है कि ज्यों ज्यों महंगाई बढ़ती जा रही है त्यों त्यों भ्रष्टाचार के रेट, रिश्वत के रेट बढ़ते जा रहे हैं। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय सरकारी काम अपने पक्ष में करवाने के लिए जो रेट तय था, इस समय वो 3 गुना बढ़ा हुआ है। ये अजीब इत्तेफाक नहीं तो और क्या है, क्योंकि आज आम आदमी कहता है किसकी शिकायत की जाए, किसके पास जाए शिकायत करने, क्योंकि सभी तो भ्रष्ट हैं। फिर कौन सुनेगा? जिसकी शिकायत करो उसी को बुलाकर बता देता है कि अमुक ने आपके विरुद्ध शिकायत की। फिर क्या होगा? फिर तो उसको लेने के देने पड़ जाएंगे। आजकल ईडी का बाजार काफी गर्म है, जिसको चाहो बुला, जिसको चाहो उठा लो, कई दिनों तक पूछताछ करो, फर्जी लिंक जोड़ दो, और जब कुछ न मिले तो गिरफ्तार की धमकी दो और अंत में सेटल। मैं एक घटना का जिक्र करना आवश्यक समझता हूँ जो पूर्ण रूप से सत्य है, लेकिन बताने वाले को परेशान न किया जाए इसलिए नाम और स्थान नहीं बता रहा हूँ। ईडी ने वाराणसी में एक व्यक्ति को उठाया जो प्रॉपर्टी डीलर का छोटा मोटा काम करता है। ईडी उस पर मुख्तार अंसारी गैंग का सदस्य होने की बात थोपना चाहती थी, लेकिन जब कोई सबूत नहीं मिला, 4 दिन तक पड़ताल करने के बाद तो जेल भेजने तथा मकान गिरवा देने की धमकी देकर 30 लाख की डिमांड की गई। कितना सेटल हुआ, कितना नहीं ठहरा, इस बहस में रह जाने से कोई फायदा नहीं। अब इसकी शिकायत किससे की जाए? आए दिन आपके मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई अधिकारी कर्मचारी आपसे रिश्वत मांगे तो सच एंड सच नंबर पर फोन कीजिए और बताइए। ये सीबीआई की तरफ से जारी होता है। अरे बाबा, अगर सीबीआई के लोग रिश्वत मांगने लगे तो कहाँ जाओगे? तभी तो आज आम आदमी ये कहते घूम रहा है कि केवल मोदी और योगी के ईमानदार होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बाकी तो बेईमान है। इसके अलावा राजनीति और अफसरशाही दोनों की नींव एक ही मिट्टी से तैयार होती है, एक ही गारा और सीमेंट लगती है, तब उससे बनता है। अब हम सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर नहीं आता है, ऊपर से नीचे आता है। जब जिलाधिकारी महोदय भ्रष्ट होंगे तो लेखपाल उस यकीनन भ्रष्ट होगा, निश्चित है, क्योंकि पैसा भी पहुंचना है ना ऊपर। कैसे पहुंचेगा? अगर जिलाधिकारी महोदय ईमानदार हो जाए, मजाल है कि लेखपाल कहीं भ्रष्ट हो जाए। इसलिए नीचे वाले के ऊपर सिर्फ शिकंजा कसने से या उसे जबरन रिटायर करने से कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि वो तो मशीन का एक पुर्जा है, छोटा सा बोल्ट है। जब तक आप मशीन के सारे पेच नहीं कसेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। मशीन के पुर्जे को निकाल दीजिए या पुर्जे को हटा दीजिए तो कुछ, उससे क्या होगा? मशीन को टाइट कीजिए, लेकिन मशीन को टाइट करना सरकार के लिए आसान काम नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि नेता यदि बिल्ली है तो अधिकारी बिल्ली के बच्चे हैं। कभी आपने देखा है बिल्ली को अपने बच्चों को पकड़ते हुए? बिल्ली बच्चे को जब अपने पकड़ती है बहुत ही हल्के हाथों से, मतलब वो पकड़ना भी चाहती है लेकिन उस पर खरोच भी न लगने पाए, ये बात ध्यान रखती है। यही बात राजनीतिक लोग करते हैं, राजनेता करते हैं। अधिकारियों को शिकंजा कसना जरूर चाहते हैं, लेकिन कसेंगे नहीं ताकि उसका कोई अहित न होने पाए, इसलिए कि वो कमाऊ मुर्गी है उनके लिए। अगर ऐसा न होता तो आईएएस अफसरों के खिलाफ जांच अनुमति की जो फाइलें जाती हैं वो फटाफट निपटा दी जाती, रोक की न जाती। जान लें कि सीबीआई ने उत्तर प्रदेश के 2 पूर्व मुख्य सचिवों के खिलाफ सरकार से जांच की अनुमति मांगी थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं हो सका कि अनुमति देनी है या नहीं देनी है, यही नहीं डिसाइड हुआ है। एक वर्तमान आईएएस के खिलाफ सीबीआई ने जांच की अनुमति चाहिए, लेकिन वो भी अभी लंबित है। कब मिलेगी पता नहीं। पूर्व आईएएस राजीव कुमार, हृदय शंकर तिवारी, सत्येंद्र कुमार सिंह, विमल कुमार वर्मा, शैलेश कृष्ण के अलावा आईएएस बी चंद्रकला, जीएस प्रियदर्शी तथा हरिओम के मामलों में सरकार ने चुप्पी साध रखी है। फिर कैसे उम्मीद की जा सकती है कि सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति कामयाब होगी? देखिए
होती है कि नहीं होती। नमस्कार।